एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी। अल अजीजिया में 7 साल कैद, जायदाद जब्त, भारी जुर्माना और कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल करने का हुक्म। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट जारी। साबिक वज़ीर आज़म को कल लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। नैब अदालत में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की 183 समाअतें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 130 बार पेश हुए। 15 बार अडयाला जेल से पेशी के लिए लाया गया। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। मरियम नवाज का सजा पर रद्द-ए-अमल। मुल्तान में लीगी खवातीन गुस्से से बेकाबू, टीवी तोड़ दिए। लाहौर में खवातीन रो पड़ी। जाली अकाउंट्स केस में ओमनी ग्रुप की जायदादें मुंजमद करने का हुक्म। आसिफ जरदारी और मलिक रियाज को नोटिस जारी। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहां है आयान अली? क्या बीमार होकर पाकिस्तान से बाहर गईं? वापस लाने का तरीका क्या है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। चिराग तले अंधेरा। वज़ीर आज़म के अपने ही हल्के में अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए। ईसाखेल के इलाका खटक बेल्ट के अवाम और जानवर एक ही घाट से पानी पीने पर मजबूर। कप्तान के आबाई इलाके के अवाम का वज़ीर आज़म से साफ पानी की फराहमी का मुतालबा। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। पहाड़ों पर बर्फ, मैदानों में धुंधकर। आज कोयठा में यकबस्ता हवाएं चलने से लोग ठिठुरने लगे। आजाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। और T20 क्रिकेट में पाकिस्तानी बादशाहत बरकरार है। ICC ने आलमी रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर। शादाब दुनिया के दूसरे बेहतरीन बॉलर करार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा इत्तिशाम। बजे हैं शाम के 5 और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्स्ट्रा। आगाज़ करते हैं आज की अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर से। जी हां, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से जो फैसला है वो बिल्कुल हमारे सामने है। काफ़ी क़यास आराइयाँ, काफ़ी गुफ्तगू, काफ़ी बहस, काफ़ी तज्ज़िये इस पर होते रहे और बिलाखिर ये फैसला जो है हमारे सामने आ चुका है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और 1.5 अरब जुर्माने की सज़ा सुना दी है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में इन्हें बरी कर दिया गया है। नवाज शरीफ को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म की कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकली का हुक्म भी दे दिया गया है। एहतसाब अदालत का फैसला आ गया। साबिक वजीर आजम एक रेफरेंस में बरी, दूसरे में कसूरवार। नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद, 3.5 अरब रुपए जुर्माने और जायदाद जब्तगी का हुक्म भी दिया गया। नवाज शरीफ को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वजीर आजम ने अडियाला की बजाय कोट लखपत जेल मुंतकली की दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने फैसला सुनाया। अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को मफरूर करार देते हुए एक वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब कोर्ट ने नवाज शरीफ को 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल करार दे दिया। अदालती फैसला आने पर कई खवातीन वर्कर्स रो पड़ी और टीवी भी तोड़ डाले। इससे कबल लीगी कारकुनों की पुलिस से आंख मचोली होती रही। एहतसाब अदालत का तहरीरी फैसला। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ काफ़ी शवाहिद मिले हैं। नवाज शरीफ की जायदाद जब्त की जाए। फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला नवाज शरीफ के हक में सुनाया गया। फ्लैगशिप रेफरेंस में कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, इसीलिए इन्हें बरी किया जाता है। तहरीरी फैसले में मजीद क्या दर्ज है जानेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ साद बिन अल्ताफ हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा साद, जरा कुछ कन्फ्यूजन भी ऑब्वियसली इस फैसलों को लेकर जन्म ले रहा है, तो बताइएगा कि तफसीली फैसले में आखिर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब तफसीली फैसला आएगा या पूरी जो कॉपी है वो जारी कर दी जाएगी तो फिर शायद जो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं वो दूर होंगे। अभी तक आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो क्या है?
जी, अभी तफसीली फैसला जो है वो तो नहीं आया, लेकिन जो तहरीरी फैसला है उसमें यही बताया गया इब्तदाई फैसले में कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा शवाहिद जो है वो मिले हैं और नवाज शरीफ की जायदाद भी जब्त की गई है और इसी में ही जुर्माना भी कहा गया कि वो अदा करना होगा। मजीद जो फ्लैगशिप रेफरेंस है उसमें कहा गया है कि फ्लैगशिप रेफरेंस के फैसले में जो है नवाज शरीफ के जो है वो हक में सुनाया गया और उसके खिलाफ कोई भी शवाहिद नहीं मिले जिससे नवाज शरीफ के ऊपर जो है जुर्म साबित हो सके। इस वजह से फ्लैगशिप रेफरेंस में कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ और उन्हें बरी किया गया है और फैसले में ये लिखा गया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में इल्जाम साबित नहीं हुए इसलिए उनको बरी किया जाता है, जबकि अल अज़ीज़िया में उनको सजा हुई है 7 साल की और जुर्माना भी आयद किया गया। ये अब तक का जो मुख्तसर तहरीरी फैसला है वो जारी किया गया है। इसके बाद तफसीली फैसला होगा, उसमें फिर मजीद बताया जाएगा कि किन किन वजूहात की बिना पर जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फ्लैगशिप में बरी किया गया है और अल अज़ीज़िया में 7 साल की और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। साथ हमें अपडेट कर रहे थे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि एहतसाब अदालत का तहरीरी फैसला अभी सामने आया, तफसीली फैसला अभी सामने नहीं आया क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि तहरीरी फैसला सामने आ चुका है और ये मुख्तसर फैसला है। तफसीली फैसला अभी भी सामने आना बाकी है कि कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर, वो क्या तफसीलात हैं जिनकी बिना पर फ्लैगशिप रेफरेंस में जो है वो बरी किया गया है और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो है ये सज़ा हमारे सामने है। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर में एक अहम इजलास भी हुआ है। आपको बताएं कि चेयरमैन नैब ने हिदायत जारी की कि मुकम्मल तैयारी, ठोस शवाहिद और कानून के मुताबिक फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले की नकल हासिल करके नवाज शरीफ की बरियत के फैसले के खिलाफ बर वक्त अपील दायर की जाए। इजलास में एहतसाब ब्यूरो के हवाले से भी बात की गई है। नैब अदालत ने अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की 183 समातें हुई हैं, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 130 बार पेश हुए हैं। 15 बार इन्हें अडयाला जेल से पेशी के लिए लाया गया है। एक रिपोर्ट हमने इस हवाले से तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंसेस पर 13 सितंबर 2017 को पहली समात की। मजमूई तौर पर 183 समातें हुई। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 22 और फ्लैगशिप रेफरेंस में 16 गवाहों के बयानात कलम बंद किए गए। नवाज शरीफ मजमूई तौर पर 130 बार एहतसाब अदालत के रूबरू पेश हुए। एवन फील्ड में सजा के बाद नवाज शरीफ को 15 बार अडयाला जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत नंबर 1 में 70 में से 65 पेशियों पर मरियम नवाज शरीफ के साथ थी। 150 से जायद पेशियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस मुकदमे में भी सुरखरू करेंगे। 6 जुलाई को एवन फील्ड रेफरेंस में शरीफ खानदान को सजा सुनाई गई। 13 जुलाई को नवाज शरीफ बरतानिया से वतन वापसी पर अडयाला जेल भिजवा दिए गए। 15 सितंबर को नैब ने हाई कोर्ट को एवन फील्ड में सजा मुअत्तल करने से रोकने के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। 19 सितंबर को शरीफ खानदान को एवन फील्ड रेफरेंस में अडयाला जेल से रिहाई मिली। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस निपटाने के लिए पहले 6 माह का वक्त दिया। ट्रायल मुकम्मल करने के लिए अदालत उस्मा ने मुद्दत में 8 बार तोसी दी। एहतसाब अदालत ने मुख्तलिफ औकात में नवाज शरीफ को 49 समातों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया। टोटल 152 सवालात के जवाबात मुल्जिम नवाज शरीफ की जानिब से 5 रोज में अदालती रिकॉर्ड में लाए गए। ख्वाजा हारिस की जानिब से फ्लैगशिप रेफरेंस में 11वें रोज जिरा मुकम्मल की गई। फ्लैगशिप रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद कामरान का बयान 4 रोज में रिकॉर्ड किया गया। तफ्तीशी अफसर पर वाजिद ज़िया की जिरा 7 रोज में मुकम्मल हुई। 4 दिसंबर को नैब प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक की जानिब से इस्तीफा दिया गया। 14 फरवरी 2018 को नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर किया गया। अल अज़ीज़िया स्टील में रेफरेंस में नैब की जानिब से 3 रोज में हतमी दलाइल मुकम्मल किए, जबकि ख्वाजा हारिस ने 7 रोज में हतमी दलाइल मुकम्मल किए। बिल्कुल इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताउर रहमान साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके अलावा अफनान उल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अफनान साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। ये जो फैसले हमारे सामने हैं, एक में बरी कर दिया गया और दूसरे में जो सजा सुनाई गई है, जानना मैं चाहूँगी कि आपकी पार्टी का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है इस वक्त? देखिए, हमारी पार्टी का इसके ऊपर जो रिएक्शन है वो ये है कि हम इन फ़ैसलों को मानते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम पाकिस्तान में जो है वो कानून की क्या कहते हैं रूल ऑफ लॉ को आगे लेके जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि एक मज़ीद बनाना रिपब्लिक बने और हम इन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो है करेंगे।
लेकिन ये बात हम वादे करना चाहते हैं कि ये तारीख़ में जब भी ये मामलात लिखे जाएंगे तो ये बात ज़रूर लिखी जाएगी कि ये फ़ैसले जो दिए गए हैं ये एक जो है वो ज़्यादती की गई है मुस्लिम लीग नून के साथ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, और ये पॉलिटिकल केसेस हैं, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है करप्शन से। अब ये देखें, ये लोग कहते थे कि जी 200 अरब डॉलर बाहर चले गए, हर रोज़ 10 अरब रुपए बाहर जा रहे हैं, हज़ारों अरब रुपए, 3,300 अरब रुपए की इन्होंने बात करी। आप इन्होंने खोदा पहाड़ और निकला चूहा, मतलब कि जो अल अजीज़िया जो है और ये फ्लैग, इनमें तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। इनमें कोई ऐसी कोई ये बताते हैं ना कि मोटरवे जो है, मोटरवे उसके ऊपर जो है वो इतना कमीशन लिया, लाहौर से मुल्तान वाली पे इतना कमीशन लिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लगे हैं उन पे इतना कमीशन लिया, सीपैक पे इतना कमीशन लिया। एक प्राइवेट बिजनेस है, लेकिन अफरान साहब इसका कोई सरकार से ताल्लुक ही नहीं है। ये खातिर खा जवाब तो मियां नवाज शरीफ साहब नहीं दे सके ना। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का कारोबार है, मुझे इल्म नहीं है, तो कोई खातिर खा जवाब तो वो नहीं दे सके। नहीं, ये बात दुरुस्त है ना। देखें, आप मुझे एक बात दें, हर इंसान अपनी ज़ात तक उसका जिम्मेदार होता है ना। आप जो है अपनी ज़ात, मैं अपनी ज़ात का जिम्मेदार हूँ, मेरा वाले साहब अपनी उनकी ज़ात के जिम्मेदार हैं। उन्होंने एक बात बड़े वाज़ेह तौर पे कही और ये बार बार कही कि जी जो हमारा जो जितने भी बिजनेसेस थे वो मैं जब सियासत में आया तो मेरे वाले साहब ने, क्योंकि हमें मालूम था कि सियासत और बिज़नेस को अलहदा रखना है, तो मैंने तमाम बिजनेसेस अलहदा हो गया। और वो तमाम बिजनेसेस जो हैं वो इनके जो वाले साहब थे बड़े मियाँ साहब, उन्होंने उनके थ्रू ट्रांसफ़र हो गया हसन और हुसैन को। ये एक बड़ा नॉर्मल क्या कहते हैं प्रोसेस था, जिसके अंदर उन्होंने खुद जो है इस बात के बावजूद भी कि जबकि वो दोनों ये कहते रहे हैं कि ये कि हम जो हैं वो खर्चा वर्चा जो है वो घर से आता है और हम जो हैं वो अपने बाप की अंडर हैं और तमाम चीज़ें वहाँ से होती हैं। खैर, इस पर मैं बात करती हूँ। फवाद चौधरी साहब इस वक्त मीडिया से ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देख लेते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। हुई है $25 मिलियन को अराउंड 1.5 बिलियन रुपीस के लगभग पैसा जो है वो बनता है। और फ्लैगशिप में उनको टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उनका जो फैसला है उसमें उनको छोड़ा गया है। टेक्निकल बुनियाद ये है फ्लैगशिप की कि जो उसमें जो बुनियादी जो रुपया है या जो बुनियादी रकम है वो हसन नवाज शरीफ को मुंतकिल हुई है। तो वो ये कहते हैं कि अभी हसन नवाज का अरेस्ट नहीं होंगे या वो सामने नहीं आएंगे तो गालिबन उस वक्त तक ये मुकदमा जो है उसको एक कतई अंजाम तक पहुँचाना मुश्किल है। ये भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है, हमारे सामने एक मिसाल है कि 3 दफ़ा पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म, उसके बच्चे, वो कहते हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी कवानीन अप्लाई नहीं होते, वो बरतानवी शहरी हैं और वो पाकिस्तान में पेश भी नहीं होंगे, और अब अपने बच्चों को बाहर रखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर कमीशन के पैसे मुख्तलिफ ज़राए से, जो भी आपने इसमें भी देखेंगे अल अज़ीज़िया में और हिल मेटल में, कि किस तरह से ये पैसे बाहर जाते थे और बाहर उनके बच्चे जो हैं वो प्रॉपर्टीज खरीदते थे या खुद खरीदते थे और बच्चों के नाम के ऊपर जो है वो मुंतकिल कर, वो सामने नहीं आएंगे तो गालिबन उस वक्त तक ये मुकदमा जो है उसको एक कतई अंजाम तक पहुँचाना मुश्किल है। ये भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है, हमारे सामने एक मिसाल है कि 3 दफ़ा पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म, उसके बच्चे, वो कहते हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी कवानीन अप्लाई नहीं होते, वो बरतानवी शहरी हैं और वो पाकिस्तान में पेश भी नहीं होंगे, और अब अपने बच्चों को बाहर रखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर कमीशन के पैसे मुख्तलिफ ज़राए से, जो भी आपने इसमें भी देखेंगे अल अज़ीज़िया में और हिल मेटल में, कि किस तरह से ये पैसे बाहर जाते थे और बाहर उनके बच्चे जो हैं वो प्रॉपर्टीज खरीदते थे या खुद खरीदते थे और बच्चों के नाम के ऊपर जो है वो मुंतकिल कर देते थे। इस यहाँ पर प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी, नवाज शरीफ साहब ने, और बच्चों के नाम मुंतकिल कर दी। यहाँ पे बच्चे इतने नालायक साबित हुए कि वो वालिद के दिफा में नहीं आए। ओमनी वाले केस में आप देखेंगे कि वालिद इतना नालायक साबित हुआ कि उसने सारी प्रॉपर्टी अपनी जो है उसमें कि वो वालिद के दिफा में नहीं आए। आप देखेंगे कि वालिद इतना नालायक साबित हुआ कि उसने सारी प्रॉपर्टी अपनी जो है उसमें वो वालिद के दिफा में नहीं आए। आप देखेंगे कि वालिद इतना नालायक साबित हुआ कि उसने सारी प्रॉपर्टी अपनी जो है उसमें वो वालिद के दिफा में नहीं आए।
आप देखेंगे कि वालिद इतना नालायक साबित हुआ कि उसने सारी प्रॉपर्टी अपनी जो है उसने सारी प्रॉपर्टी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसले के हवाले से बिल्कुल बात कर रहे हैं, वो फैसले पर भी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम जो है वो सिर्फ बाप के ऊपर डाल दिया गया और यहाँ पर बेटे इतने नालायक साबित हुए हैं कि वो बाप के दिफा में सामने नहीं आए। दूसरी तरफ ओमनी का रेफरेंस भी दे रहे हैं। ओमनी ग्रुप का जो केस है उसके हवाले से भी रेफरेंस उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर सूरत हाल इससे उलट है। इसके अलावा भी कुछ अहम बातें वज़ीर इत्तलात की जानिब से उन्होंने कहा कि आज मुल्क में एक बहुत बड़ा माफिया जो है वो एक्सपोज हुआ है। पनामा लीक्स का मामला अप्रैल 2016 में सामने आया था और उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती रही हैं। पीटीआई के हवाले से आपको बताएं कि पीटीआई इस चीज़ का क्रेडिट बिल्कुल लेती है कि पनामा केस को जो है वो लोग आगे लेकर चले हैं और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इस केस को इस नहज पर पहुँचाया है कि आज हम देख रहे हैं कि इस हवाले से जो सज़ाएँ हैं वो भी। पहले अगर आप याद करें कि नवाज शरीफ साहब को मौका मिला कि उन्होंने कौम से खिताब किया बतौर वज़ीर आज़म, अपनी सफाई देने का उनको मौका मिला, पार्लियामेंट में उनको अपनी सफाई देने का मौका मिला, उनको सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई देने का मौका मिला, अब उनको ट्रायल कोर्ट में अपनी सफाई देने का मौका मिला। एक भी जगह के ऊपर नवाज शरीफ अपने पैसों को जस्टिफाई नहीं कर सके। एवनफील्ड की जो सारे पैसे हैं या प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोग पहले ही देख चुके हैं। अल अज़ीज़िया में क्या हुआ? अल अज़ीज़िया में ये हुआ कि 2001 में एक मिल कायम की गई अल अज़ीज़िया के नाम से। वो मिल 2005 में ख़त्म कर दी गई और 18 दिन के अंदर एक नई मिल खड़ी कर दी गई जिसका नाम हिल मेटल था। अब सवाल ये पैदा हुआ कि आपने अल अज़ीज़िया के पैसे कहाँ से आए और फिर हिल मेटल के 18 जो दिनों में पैसे आए वो कैसे आए। और हिल मेटल ने फिर ये किया कि ये मिल जो थी ये नुकसान में थी 2010 तक। 2010 तक ये मिल मुकम्मल तौर के ऊपर खसारे में थी, $2.5 लाख के करीब इसका खसारा था। लेकिन 2010 में जो ही पंजाब में हुकूमत आई PMLN की, इस मिल ने सोने की मुर्गी की तरह अंडे देने शुरू कर दिए और 2010 में नवाज शरीफ साहब को $2 मिलियन जो हैं वो भेजे गए। ओवरऑल इस मिल ने नवाज शरीफ साहब को 9 लाख के करीब $9 लाख के करीब जो पैसे हैं वो भिजवाए और इसको 2015 तक अबाउट $1 मिलियन जो थे इन्होंने नवाज शरीफ साहब को भिजवा चुके थे। $9 लाख बराह रास्त नवाज शरीफ के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वापडा टाउन अकाउंट में आए। $1 लाख जो था, 9 लाख जो था वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अकाउंट में आया। मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के ड्राइवर्स के अकाउंट में आया। एक ड्राइवर था, एक खानसामा था, एक गार्ड था, इनके अकाउंट्स में भी पैसे दिए गए। फिर नवाज शरीफ के अकाउंट से पैसे 88 करोड़ रुपया मरियम नवाज शरीफ को गया और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उससे महंगी प्रॉपर्टीज खरीदी। ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स पेश हुई हैं इनमें से एक भी कोई किसी फर्द की गवाही नहीं है कि आपने उसको जबरदस्ती जोर दे के आपने उसके ऊपर जो है वो जिस तरह हमारे यहाँ तफ्तीश होती है आपने वैसे तफ्तीश करके डाल दिया। एक एक ये डॉक्यूमेंट्री सारे के सारी जो कहानी है, जो सारे की सारी कहानी है वो डॉक्यूमेंट्री है। $8 मिलियन ट्रांसफर हुए 2010 से लेके 2015 तक और ये उस मिल से ट्रांसफर हुए जो अपने कागजों में लिख रही है कि वो नुकसान में है। हुसैन नवाज वहां बैठे हुए थे, वो पैसे पाकिस्तान भेज रहे थे। हो क्या रहा था? हो ये रहा था एक्चुअली ये जो सारी मिलें हैं, ये जो सारे ढकोसले बनाए गए, हिल मेटल, अल अज़ीज़िया, हुदैबिया इससे पहले, और अभी आप दास्तान सुनेंगे आगे ओमनी ग्रुप की और जो शहजाद आपके सामने रखेंगे सारी, ये कोई भी, ये सिर्फ कागजों में मिलें थी। ये कोई मिले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ना कोई कारोबार था, ना इनका कोई आप समझिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था, ना ही उनका कुछ था। हो ये रहा था पाकिस्तान के अंदर
कमीशन लिए जाते थे। ये कमीशन के पैसे बाहर जाते थे, बाहर पे होते थे और वहां से वापस आ जाते थे पाकिस्तान के अंदर। कई पैसे बाहर भी रह जाते थे जिनकी प्रॉपर्टीज खरीद लेते थे। अब वो पैसे जो बाहर रह जाते थे, आप 1992 में जब पहली बार जब 92 में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो एक कानून लाया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लेके आई। उस एक्ट में ये लिखा गया था कि अगर बाहर से पैसा पाकिस्तान आएगा तो कोई एजेंसी, कोई इदारा पैसों का पूछ नहीं सकता कि वो पैसे क्यों आए हैं और वहां पे सोर्स क्या है बाहर। लिहाजा इन्होंने बड़ा आसान तरीका अपनाया। इन्होंने अपने बच्चों को बाहर रखा, यहां पे कमीशंस तय करते थे, कमीशंस के पैसे बाहर पे होते थे, उन पैसों से ये पैसे वापस पाकिस्तान भी आ जाते थे और बाहर प्रॉपर्टीज भी खरीद लेते थे। ये असल कहानी थी। अब जब आप इनसे पूछें कि आपके पास ये पैसे वहां पर, और जो नैब है उसका कानून, चूंकि ये तो बड़ी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस है, क्या पता किसने पैसे यहां पे दिए, किसने कहां पे वहां पे दिए, और एक आप साबित ही नहीं कर सकते। लिहाजा नैब ने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जब एक्ट बनाया गया तो उसमें सेक्शन 9 इंट्रोड्यूस कराया गया। सेक्शन 9 क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आपके पास सोर्स ऑफ मनी नहीं है, अगर मैं ये नहीं बता सकता कि ये, फॉर एग्जांपल मैंने लंदन में जाके मैंने अपार्टमेंट खरीद लूं, तो मैं ये नहीं बता सकता कि इस अपार्टमेंट के पैसे मेरे पास कहां से आए, इसका मतलब यह है कि वो पैसा करप्शन का पैसा है। क्योंकि अगर वो करप्शन का पैसा नहीं है तो मेरे पास तो रसीद होगी ना एक एक। जब इमरान खान के ऊपर इन्होंने ये कह रहे ना इंतकामी कार्रवाई थी जब इमरान खान के ऊपर किया गया था, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। इमरान खान को कहा गया कि जनाब आप कभी वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं, आप कभी वजीर नहीं रहे हैं, कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन आप पिछले 40 साल का हिसाब दें। सो इमरान खान ने वो अपनी जो केरी पेकर जो 1983 में जो ख़त्म भी हो गया था, जिसका कोई हिसाब किताब भी नहीं था, वहां से भी उन्होंने जो रसीदें पड़ी हुई थी वो लाके अदालत में दिखाई कि ये पैसे थे मेरे, ये अपार्टमेंट मैंने बनाया था, क्रिकेट खेला था सारी उम्र, ये अपार्टमेंट मैंने बनाया था, ये उसकी रसीदें हैं, और ये पैसा फिर मैंने वहां पे बेच के पाकिस्तान लाया था, लीगल तरीके से पाकिस्तान लाया था। ये अकाउंटेबिलिटी थी जो कि इमरान खान की और जो अप्लाई किया गया था। यहाँ पर जो तमाम पैसे पाकिस्तान के अंदर लाए गए उनका कोई भी हिसाब किताब नवाज शरीफ साहब के पास नहीं था। ना ये हिसाब वो पार्लियामान को दे सके, ना ये हिसाब वो कौम को दे सके, ना ही हिसाब ये सुप्रीम कोर्ट को दे सके, और ना ही अब ये हिसाब यहाँ पर अदालत को दे सके। लिहाजा उनको आज 7 साल कैद और $25 मिलियन जुर्माने की सजा अल-अज़ीज़िया में सुनाई गई है। जहाँ तक बरियत का मामला है, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो फैसला करेगा उन्होंने उसमें अपील में जाना है या नहीं जाना है, या जो भी उनकी प्रोसिक्यूशन जो भी उसका फैसला करेगी। लेकिन असल जो इशू ये है कि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। अल-अज़ीज़िया हो, हिल मेटल हो, ये हमारा आपका फ्लैगशिप हो, ये FZD कैपिटल जिसके खुद नवाज शरीफ चेयरमैन थे, ये सारे पैसे दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फेक कंपनीज बनाई गई थी और वो फेक कंपनीज पैसे घुमा रही थी। अब आके हमें कहा जा रहा है कि ये हमने इंतकामी कार्रवाई की है, तो 2016 में तो हम इक़्तिदार में नहीं थे, नैब का इदारा हमारा बनाया हुआ नहीं था, नैब के कवानीन हमारे बनाए हुए नहीं थे। चलिए उसको तो छोड़ दें, ये जो अकाउंट्स थे, ये आपके अकाउंट्स हमने तो नहीं खुलवाए, आपके अकाउंट्स में पैसे हमने तो नहीं डाले, आपके अकाउंट आपने जो अल-अज़ीज़िया मिलके या हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट से जो पैसे वहां से यहाँ पे भेजे वो हमने तो नहीं डलवाए। जाहिर है कि आप लोगों ने डलवाए हैं। और इस पर सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोग जो अब भी दिफा कर रहे हैं नवाज शरीफ का, उनको शर्म आनी चाहिए। इसलिए उनको शर्म आनी चाहिए कि ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का पैसा था। जिस तरीके से इस पैसे के साथ खिलवाड़ की गई, जिस तरीके से पाकिस्तान के गरीब आदमी का पेट काटा गया,
और वो पैसा पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट किया गया, उसके ऊपर उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो आज खड़े होकर नवाज शरीफ का इन केसेस के बाद, इतनी एविडेंस के बाद भी दिफा कर रहे हैं। अभी जरा ओमनी बस का आप किस्सा सुनिए, ये ओमनी बस कह रहा हूं, ओमनी ग्रुप का किस्सा सुनिएगा, तो बस ही होगी ये भी, तो आप देखिएगा कि ये भी मुन्नी कैसे बदनाम हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल शाह साहब यहाँ से आप टेक ओवर करें ओमनी का, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह फवाद ने कहा है कि शर्म तो इनको आनी नहीं है, डिफेंस चलता रहेगा, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है सब के लिए समझना। JIT की रिपोर्ट अभी इसको देखना शुरू किया, और सिर्फ अगर आप उसका वो समरी या उसका पहला चीज़ पढ़ना शुरू करें तो आपका दिमाग हैरान रह जाता है कि ये अभी भी बाज नहीं आए। आसिफ जरदारी की जो करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग की पहली दास्तान थी, तो 1999 में US की सेनेट की स्टैंडिंग सेलेक्ट कमेटी ने इस केस को एज केस स्टडी, जो SGS को टेक्ना का केस था, उसको एज अ केस स्टडी ऑफ करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग देखा और उसको एक केस स्टडी बनाया। लेकिन ये जो JIT ने इस वक्त रिपोर्ट की है, और उसको दाद देनी चाहिए जिसने ये जो चीज़ें अनर्थ की हैं, ये मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में मनी लॉन्ड्रिंग को समझने के लिए, देखने के लिए ये सदियों तक पढ़ाया जाता रहेगा कि कैसे लूटा जाता है और फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। मैं हैरान रह गया हूँ कि अभी तक जो जितने लोग मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह के वाइट कॉलर से डील करते हैं, जो लेयरिंग का प्रोसेस होता है कि आप पैसा एक से दूसरे अकाउंट में, तीसरे अकाउंट में, चौथे अकाउंट में, ताकि उसका ओरिजिन मिट जाए आपके रिकॉर्ड से, 17, 18, 20 दफ़ा हो जाएगा। यहाँ पे 48 टाइम्स तक की लेयरिंग की गई है। तो ये इस किस्म का कॉम्प्लेक्स वेब बना हुआ था इस लूट घसूट के लिए। इसलिए मैं तो आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सिर्फ थोड़ी सी आपको एक ओवरऑल पिक्चर देने के लिए कि ये सब हुआ क्या है। हम खुद हैरान हैं, हम खुद परेशान हैं। ये तो अभी हम जो FATF के सामने हमारी चीज़ें चल रही हैं कि अब समझ आ रही है कि हम क्यों ग्रे लिस्ट में हैं, हम ब्लैक लिस्ट में क्यों जा रहे हैं। उसके पीछे ये JIT की रिपोर्ट है। ये बताती है कि इस मुल्क के निज़ाम को किस तरह से बांदी बना दिया गया कुछ करप्ट हुक्मरानों के लिए। ये रिपोर्ट जो इसको अगर आप देखें तो जिस साहब का फवाद जिक्र कर रहे थे, वो इनके सामने तो तिफले मकतब लगता है। उसको तो मतलब समझे आए कि बेचारे, मैं तो समझता हूँ बेचारा कहता हूँ कि एक फैक्ट्री लगाई वो भी फड़ेगी। इधर तो फैक्ट्रियाँ, सब्सिडीज़, कारखाने, लैंड ग्रैब, हर चीज़। और ये इनको शायद शक था ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे, और इसलिए ये खुल खुला के ये काम हो रहा था। इस रिपोर्ट के अंदर एक चीज़ की तरफ निशानदेही की गई है, और मैं ये समझता हूँ सिंध के भाई जितने भी लोग सिंध में रहते हैं, कराची में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, नवाब शाह में रहते हैं, नोडेरो में रहते हैं, वो सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि सिस्टम क्या है सिंध के अंदर, जिसको रिपोर्ट कहती है जरदारी सिस्टम। उस सिस्टम को अयां कर दिया है इस रिपोर्ट ने कि कैसे वहाँ पे लूट घसूट की जाती है। हर ठेके के अंदर आपको कमीशन देनी है, और ये रिपोर्ट बता रही है कि उन ठेकों के कमीशन रिसीव करने के लिए ना सिर्फ फेक बैंक अकाउंट्स बनाए गए, बल्कि एक पूरा बैंक बना दिया गया। एक पूरा चैप्टर है इस चीज़ के ऊपर, किस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स को वायलेट किया गया, किस तरह से एक बैंक बनाया गया इस नाम के ऊपर कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन बैंक है। और उस बैंक का पता चलता है कि जब वो बैंक बनाया गया, समिट बैंक, उसकी जो एक्विटी होती है, जो आपने एक्विटी देनी है 9 बिलियन की, 9 अरब की, वो बाहर से आनी थी। जब ये समिट बैंक बनाया जाता है 2008-9 में, तो उस वक्त उसकी एक्विटी, चूँकि स्टेट बैंक अपना है, फेडरल गवर्नमेंट अपनी है, तो उसकी एक्विटी में सिर्फ 500 मिलियन डाला जाता है। 2013-14 में जब हुकूमत चली जाती है तो उसकी एक्विटी पूरी करने के लिए स्टेट बैंक लिखता है कि भाई ये तो बैंक है, इसकी एक्विटी पूरी नहीं है, आप इसकी एक्विटी पूरी करें वरना ये बैंक टेक ओवर कर लिया जाएगा। तब उसकी एक्विटी कहाँ से पूरी की जाती है? फेक अकाउंट्स में से पूरी की जाती है। 9 अरब रुपया जाली अकाउंट्स में से, जिनको ओमनी ग्रुप चलाता था, वो उसके अंदर जाते हैं। ये इस रिपोर्ट में साफ बता दिया गया है। अब ज़रा इसके थोड़ा सा मैं शुरू में आगे चला गया, मैं आपको उसकी तफसील ज़रा बैकग्राउंड बता दूं, और वो बड़ा ज़रूरी है क्लियर करना। ये शुरू कहाँ से हुआ?
ये मामला शुरू हुआ, FIA के पास सबसे पहले इतला आई इसकी 2015 में। 2015 बड़ा ज़रूरी है। किसकी हुकूमत थी? नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। गठजोड़ था, रिपोर्ट दबी रही। 2015 से लेके 2017 तक इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। दिसंबर 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये मामलात हैं, वो मामलात हैं, तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की तरफ से दिसंबर 2017 में। उसके बाद ये मामला देखना शुरू करता है तो जून 2018 में उस वक़्त इसके ऊपर सुओ मोटो नोटिस लिया जाता है इस स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। और फिर सुओ मोटो नोटिस के बाद JIT की तश्कील दी जाती है सितंबर 2018 के अंदर। और वो JIT है, किसी एक इदारे की नहीं है। उसके अंदर तमाम तहकीकाती इदारों के लोग शामिल किए जाते हैं। FBR है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, FIA है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, तमाम के ऊपर बना के एक कमेटी बनाई जाती है। और ये कमेटी सितंबर से JIT काम शुरू करती है और दिसंबर 3 महीनों के अंदर मैं ये समझता हूँ इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और जो चीज़ें इसमें ढूंढी हैं, जो सबके सामने मौजूद हैं, कोई 800-900 पेजेस हैं जो सबमिट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब तो जैसे जैसे उसको पढ़ते जाएंगे मुझे लगता है मैं रोज़ ही आपके साथ आके मिलना पड़ेगा। अभी तो ये 20 पेज पढ़ के हमारा दिमाग घूम गया है कि इसके अंदर आया क्या है। अब ये देखिए इस रिपोर्ट ने बताया क्या है। इस JIT ने 11,500 अकाउंट्स का एनालिसिस किया है। और ये इतने ज़्यादा अकाउंट्स का एनालिसिस इसलिए करना पड़ा कि ये सारा पैसा इतने हज़ारों अकाउंट्स में घुमाया फिराया गया, उसको सैर कराई गई, तो इवेंचुअली फिर पता चला कि पैसा किसका था, कहाँ जा रहा था। 924 इंडिविजुअल्स उनको इंटरव्यू किया गया, उनकी क्वेश्चनिंग की गई, उनके एविडेंस रिकॉर्ड किए गए। 59 STRs इसमें जनरेट हुई, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के मुताबिक फाइनेंशियल मॉनिटरी यूनिट्स को जनरेट करनी होती हैं। 24,500 कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, ये कि सस्पिशियस कैश जहाँ भी होती है उसको भी एग्जामिन किया गया है। तो उसके बाद ये चीज़ आई है। इसमें 100 से ज़ायद फेक अकाउंट्स थे, लेकिन इसको स्क्वीज़ किया गया इस गैंग के ऊपर। 32 फेक अकाउंट्स थे जो कि उसके ऑपरेशन को इसके अंदर अनर्थ किया गया, जो प्राइमरी अकाउंट्स हैं इनके, जो कि ओमनी ग्रुप के हैं। ये रिपोर्ट इनका मोडस ऑपरेंडाई बताती है कि तरीका वारदात क्या था। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 3 चीज़ें बड़ी लाजिम होती हैं। प्लेसमेंट है, लेयरिंग है, इंटीग्रेशन है। कि पहले आप पैसा लेके आते हैं, उसको एक जगह रखते हैं, फिर उसके बाद उसको घुमाते हैं, चक्कर देते हैं और फिर उसको जायज़ पैसे के साथ शामिल कर दिया जाता है ताकि उसको ट्रेस ना किया जा सके कि इसमें से जायज़ और नाजायज़ पैसा कौन सा है। तो वो जो एक टेक्स्ट बुक मनी लॉन्ड्रिंग चीज़ पढ़ाई जाती है बच्चों को, अब उसके साथ डायग्राम अवेलेबल है। वो डायग्राम इन्होंने बना के दे दिया है कि किस तरह से ये सारा काम किया जाता है। फिर प्लेसमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इनटू फेक अकाउंट्स, कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रेडिकेट ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या है, जुर्म का पैसा है, उस पैसे को शामिल किया जाता है फेक अकाउंट्स के अंदर। और फिर फेक अकाउंट में से घुमा के उनको अपने जायज़ अकाउंट्स के अंदर लाया जाता है और अपने खर्च में किया जाता है। ये रिपोर्ट इस तरफ की चीज़ की तरफ भी निशानदेही करती है कि क्या इसमें बैरिया टाउन का किरदार क्या था। बैरिया टाउन को 11,257 एकड़ अराजी कराची में गैर कानूनी अलॉट की गई। ये खरबों रुपए की बनती है। ये को हम अभी तो हिसाब कर रहे थे तो कैलकुलेटर जवाब दे गया, 15-16 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी है, उठा के उसको दे दी गई। और वो क्यों दी गई वो सारा रिपोर्ट में बताया गया कि उसका बेनिफिट क्या दिया। अच्छा चले, अगर आपने 15-16 बिलियन किसी को उठा के दे दिए तो खुदा के बंदे कुछ 5-10 बिलियन इसमें से ले लो, ये एक आधे बिलियन में इनका काम हो गया उसके अंदर। उसके बाद ये निशानदेही करती है, बैरिया आइकॉन प्रोजेक्ट है, 10.2 बिलियन की किकबैक्स उसमें से दी गई पार्क लेन को। फिर जेवीज बनती हैं। पार्क लेन की एक कंपनी है जिसमें 2007 तक जरदारी साहब खुद उसके डायरेक्टर थे। फिर जैसा फवाद ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं बच्चे का मुस्तकबिल भी रोशन कर दूं, उसको भी उन्होंने डायरेक्टर बना दिया 2007 में। और 2007 के बाद अपना ही एक प्लॉट
अपना ही एक जो पुराना प्लॉट था उसको पहले रातों रात कमर्शलाइज़ किया गया, कमर्शलाइज़ करने के बाद उसको ओवर वैल्यू शो किया गया और फिर एक जॉइंट वेंचर किया गया एक और कंपनी के साथ जो अपने ही फ्रंटमैन का था, पार्थेनॉन। पार्क लेन और पार्थेनॉन का जॉइंट वेंचर होता है, उसके ऊपर 3.4 अरब रुपए का लोन लिया जाता है और जॉइंट वेंचर की शराइत के मुताबिक जिस दिन लोन मिलेगा उस दिन 1.5 अरब रुपया जरदारी साहब को अदा कर दिया जाएगा। और ये हम बात नहीं कर रहे, ये रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। और उस 1.5 अरब रुपए से क्या होता है, बिलावल हाउस के 5 घर इस तरफ 5 घर उस तरफ वो ख़रीद लिए जाते हैं। नोडेरो में और नवाब शाह में ज़रई अराजी ख़रीदी जाती है। वो सारा पैसा ट्रेस्ड है और आपको सीधा सीधा लिंक इसमें नज़र आता है। ये तो बड़ी समझिए कि किताबी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस सारा इस्टेब्लिश कर दिया गया है। फिर जब बैरिया टाउन के साथ इतनी मेहरबानी कर रहे हैं तो वो भी तो इनको मेहरबानी कर रहे हैं। फिर उन्होंने जैन मलिक और मुश्ताक नामी एक शख्स का, मुश्ताक के बारे में भी इसमें निशानदेही की गई है। मुश्ताक ये है कौन? मुश्ताक वो शख्स है जो अयान अली को एयरपोर्ट भी छोड़ के आता है, उसको रिसीव भी करता है। जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान थे तो उनके साथ 100 से ज़ायद ट्रिप्स के ऊपर वो गया हुआ है, लॉग्स के अंदर, फ़्लाइट लॉग्स के अंदर वो मौजूद है। उसे जब ये सदर बनते हैं तो पहले ग्रेड 12 में एक स्टेनो के तौर पे भर्ती किया जाता है, फिर उसको तरक्की दे के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी कर दिया जाता है। और जब JIT के सामने उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो बताते हैं कि ये मेरा मालशिया है, इसलिए मेरे ट्रिप्स पे साथ जाता था। लेकिन ये जो मालशिया, जिसको अंग्रेज़ी में फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं, तो वो ज़रा नाम अच्छा लगता है, उसका देखते हैं तो वो इस मुल्क के एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून के दामाद के साथ उसका जॉइंट अकाउंट है और उसी जॉइंट अकाउंट के अंदर वो पैसा आई जा रहा है और वहाँ से कैश विड्रॉ हो रहा है। तो वो लिंक भी इसके अंदर सारा अयां कर दिया गया है। अभी ये बंदा मफरूर है बाय द वे। और तमाम ये जो मॉडल्स के थ्रू और बाकी ज़राए के थ्रू जो जितनी मनी लॉन्ड्रिंग कैश की होती थी, हुंडी हवाला की होती थी, उसका भी तमाम इसमें आइडेंटिफाई कर दिया गया है। उसमें ये मुश्ताक बिल्कुल सबसे आगे फोर फ्रंट के ऊपर था। और 88 ट्रिप जो अयान अली के थे उनमें भी मुश्ताक जो है वो साथ था। और इसकी वीडियोस भी चली हैं, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, टीवी चैनल्स के ऊपर देखा होगा, वही रिसीव कर रहा है, वही लेके जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये लूट खसूट का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा, मैं तो पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। 362 एकड़ पाकिस्तान स्टील मिल की लैंड सिर्फ 32 मिलियन का किक बैक ले के उनको 4 अरब की ज़मीन जो है वो दे दी जाती है सिंध के अंदर। 7 एकड़ प्राइम गुलस्तान जौहर की ज़मीन जो है वो भी 46 मिलियन फेक अकाउंट में पे होता है, उसके एवज दे दी जाती है। उसके बाद मंदिर का प्लॉट, लाइब्रेरी का प्लॉट, पार्क्स के प्लॉट्स वो भी दे दिए जाते हैं कुछ मिलियन कुछ टकों के एवज, जो कि फेक अकाउंट्स में पे हो रहे हैं। और फिर वो फेक अकाउंट्स के ऊपर मैं आता हूं कि इसने रिपोर्ट ने लिंक क्या इस्टेब्लिश किया है इनके साथ। अच्छा, उसके बाद एक जो सबसे बड़ा जुल्म इस रिपोर्ट में सामने नजर आया है वो है सब्सिडी के ज़िमन में 7.13 अरब रुपए। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी है कि जी गरीब आवाम के लिए, गरीब आवाम की भलाई के लिए सरकार पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है कि उसको रिलीफ मिले, उसको चीनी में रिलीफ मिल जाए, उसको सीमेंट में रिलीफ मिल जाए, या उसको किसी और ट्रैक्टर्स में, ग्रोअर्स को, गन्ने वाले को सब्सिडी मिले। सिंध के भाइयों से मैं पूछता हूँ, मिली आज तक आपको सब्सिडी? ये रिपोर्ट बता रही है कि सब्सिडी किधर गई है। वो सब्सिडी सारी फेक अकाउंट्स में ओमनी ग्रुप्स को दी, सारी 13 अरब रुपए की सब्सिडी वो भी इसमें आइडेंटिफाई कर दी गई है। उसके बाद और यहाँ पे जरा ये पॉइंट कर दीजिए कि मुराद अली शाह भी इसमें बराह रास्त मुलव्वस। रिवाइवल ऑफ सिख यूनिट्स, पहले क्या किया जाता है, तरीका वारदात, ये सारा इस रिपोर्ट में मेंशन कर दिया गया। तरीका वारदात ये है कि रिवाइवल ऑफ सिख यूनिट के नाम, पहले तो सबसे पहले कि चलती वलती किसी शरीफ इंसान की फैक्ट्री मिल को ज़ोर ज़बरदस्ती से बंद करवा दिया जाता है और फिर उसको औने पौने दामों ख़रीद के, ख़रीदता कौन है? ओमनी ग्रुप। उसको ख़रीदने के बाद सिंध सरकार उसको देती है, सब्सिडी देती है, उसको स्कीम निकालती है रिवाइवल ऑफ सिख इंडस्ट्री के लिए। रिवाइवल ऑफ सिख इंडस्ट्री के तहत उसको पैसा दिया जाता है, टैक्स पेयर का, आवाम का पैसा दिया जाता है, और अल्लाह के फजल से वो इंडस्ट्री आज भी सिख है और ये जो है ये फल फूल रहे हैं। ये भी सारी चीज़ों की तरफ निशानदेही कर दी है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इस्तेमाल किया गया
सिस्टम जो बताता है ना, वो आज जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिखाया भी है, वो हमें मिले नहीं अभी तक, लेकिन कुछ चैनल्स पे अभी वो चल रही है कि वो सेंटर में आसिफ अली जरदारी हैं और उसके आगे पीछे जितने लोग हैं वो सारे वो उसमें से फ़ायदा उठा रहे हैं और फिर इवेंचुअली वो चीज़ें सारी उनको लाग देते हैं। फेक अकाउंट्स में पैसा कहाँ से आता है? जितने कॉन्ट्रैक्टर्स, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे फेक अकाउंट्स में जाके कैश जमा करा रहे हैं। तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया, तमाम की लिस्ट दे दी गई है इस रिपोर्ट के अंदर, किस किस कॉन्ट्रैक्टर ने कब कितने पैसे जमा कराए हैं। मतलब ये एक समझें कि आपका दिमाग इसमें घूम जाता है कि ये कितना 10 लाख रुपए से ऊपर का जितना भी अमाउंट सिंध में ठेके में गया है, उसके वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स ने कमीशन इन अकाउंट्स में पे किया। सो अंदाज़ा ये है कि 2000 अरब रुपए का जो डेवलपमेंट बजट रहा सिंध का, उसका तकरीबन 30 से 35% जो ओवरऑल बजट था वो जरदारी साहब खा गए। अच्छा जी, इसमें इसके बाद लोन्स पे आ जाते हैं। एक पूरा निज़ाम बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि ओमनी ग्रुप ने दो तरह से तरीका बर्दाश्त किया। एक तो फेक कंपनीज के नाम पे लोन्स लिए। लोन किसने दिए? सिंध बैंक ने दिया, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिया, और चूंकि वो थी फेक कंपनी, वो डिफॉल्ट कर गई, वो भाग गई, गायब हो गई। कंपनी तो थी इनकी, तो वो तो लोन्स गए, वो बर्बाद हो गए। लेकिन ओमनी ग्रुप को भी 54 अरब रुपए का लोन दिया गया, ज्यादा वैल्यू शो करके एसेट्स की। तो जेडी ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता ये चला कि 54 बिलियन यानी कि 54 अरब का लोन दिया, और 54 अरब के लोन के एवज जो एसेट्स उसने रखे एज कोलैटरल, उनकी वर्थ 15 अरब से ज़्यादा की नहीं है। तो आज भी, जबकि उसकी दिखाई कितनी गई 64 अरब, 64 अरब की वैल्यू दिखाएगी, आज 54 अरब का टीका ये लग चुका है नेशनल एक्सचेकर को। क्योंकि लोन देने वाला कौन था? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिंध बैंक या अपना समिट बैंक। तो पैसा किसका डूबा? उन गरीब लोगों का जिन्होंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, या उन गरीब लोगों का जिनके जो टैक्स देते हैं ये उनका पैसा है, या उन गरीब लोगों का जो उनके नाम के ऊपर सब्सिडी निकाली जाती है और दी किसको जाती है। अच्छा जी, उसके बाद अब सवाल ये था कि बहुत बड़ा, हम भी बड़े अरसे सोच रहे थे कि हमेशा ये छूट जाते हैं, इनके साथ कोई कनेक्शन डेवलप नहीं होता, कि कैसे इसको इनके साथ इसका रब्त कैसे पैदा किया जाए जो मेन करैक्टर हैं। उसके ऊपर ये एक पूरा चैप्टर लिखा है उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर कि कनेक्शन विद द मेन पर्सन आसिफ अली जरदारी। मैं इसी में से आपको पढ़ देता हूं ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं कोई बात अपने पास से कर रहा हूं। इन्हीं फेक अकाउंट्स में से, ओमनी के अकाउंट में से क्या क्या चीज़ें डायरेक्ट लिंकेजेस जा रही हैं मोहतरम साहब को। चूँकि गरीब काफ़ी हैं तो घर में चूँकि तामीर जब होती है तो फरियाल तालपुर साहब के घर के अंदर जो सीमेंट गया है वो भी सारा 3.5 मिलियन का फेक अकाउंट से गया। जरदारी हाउस नवाब शाह में 0.89, वो थोड़ा सा 8 लाख का सीमेंट लगा था तो उस सीमेंट भी वहाँ से गया। बिलावल हाउस कराची के 1.5 मिलियन के यूटिलिटी बिल्स फेक अकाउंट से पे हुए। ये आप खाना शाना मंगवाते हैं ना कभी, वो हम भी खाना भूख लगी हो तो फवाद साहब अक्सर ये डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, उसके पैसे भी फेक अकाउंट से सारे गए। बिलावल हाउस नहीं, इनके नहीं, इनके 5 साल बाद आए। हमारा नहीं गुजरा, हमें तो खाना। एयर टिकट्स यानी कि जो जहाज पे जहां घूमते हैं फैमिली, आसिफ जरदारी एंड फैमिली, 12.8 मिलियन के। उसके बाद बुलेट प्रूफिंग करवाई ट्रक की, जलसे शलसे करते हैं, जमहूरियत बचानी होती है, वो भी फेक अकाउंट से प्रूफिंग। प्रेसिडेंशियल हाउस नोडेरो जो था उसको पेमेंट जा रही है 42 मिलियन की फेक अकाउंट्स में से। ओमनी एयरक्राफ्ट, अच्छा सबसे खूबसूरत चीज, ओमनी का जो जहाज है, कहते हैं जी ओमनी वाला कौन है, जब इनसे शुरू में सवाल किया गया कि कौन आप जानते हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जानता इनको कौन है। 110 ट्रिप्स आसिफ अली जरदारी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने की। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ऑफिशियल्स, कोई मिनिस्टर है, कोई और बंदा है सिंध का, या इनकी फैमिली है, 110 ट्रिप्स, उसकी पूरी आपकी फ्लाइट लॉग मौजूद होती है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद जब सदर थे तो तोशा खाना में, यानी कि जब आपको गिफ्ट मिलता है कोई, तो उस गिफ्ट के आप एक रूल है कि अगर आपको गिफ्ट मिला है, अगर सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, तो उसकी वैल्यूएशन करके फिर उसका एक सर्टेन परसेंटेज आप अदा करते हैं तो वो गिफ्ट आप खरीद सकते हैं। अच्छा, वो पहले ही सब्सिडाइज खरीदे, उसकी भी तमाम रसीदें और लिंक्स लगे हुए हैं।
अच्छा जी, उसके बाद घर के खर्चे और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, बर्थडे का बिल, लाख से ऊपर का एक केक खाया गया। इस अवाम यहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ है, थर का हाल देख लें, लेकिन लाख से ऊपर का केक मंगाया जाता है, वो बिल भी अकाउंट से दिया जाता है। बिलावल साहब के लिए 27 बकरों की कुर्बानी, वो भी माशाल्लाह फेक अकाउंट से की गई, यानी कि अल्लाह को भी इसमें कर दिया। बुलेट प्रूफिंग, ट्रक के अलावा गाड़ियों की भी, इंपोर्ट ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल्स जो भी इनके अपने नाम हैं, उसकी अदायगी भी फेक अकाउंट से हुई हुई है। उसके बाद अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज रिपोर्ट ने बताई हैं। एक तो पहले से टीवी पे चल रही है अमेरिका की, असल में बहुत सारी होना बंदा भूल जाता है, वो डिक्लेयर करना याद नहीं रहती। तो वो जो कॉन्डो है न्यूयॉर्क में, वो दुबई का एक पेंट हाउस, उसकी तरफ निशानदेही की गई है जो इनके अपने नाम है। जब इनको पता लगा कि नहीं ये काम ख़राब हो सकता है तो उन्होंने अपनी बेटी के नाम उसको करा दिया, लेकिन वो JT ने उसको इनके नाम में तस्वर किया है, बेटी तो इनकी डिपेंडेंट है। तो ये दोनों हैं, और ये तो सीधा सीधा अगर आप इसके ऊपर जो पानामा की जजमेंट को अप्लाई करें या जितने जो आए हैं, तो ये तो सीधी सीधी नाअहली नज़र आती है मुझे। उसके अलावा इनकी हमशीरा साहिबा, उनके नाम भी कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आई हैं इस रिपोर्ट के अंदर, जो कि उन्होंने अपने गनमैन और ड्राइवर्स के नाम की हुई थी, और पावर ऑफ अटर्नी भी सब बरामद हो गई है। उसके बाद रिपोर्ट पूरी निशानदेही करती है कि किस तरह से हुंडी और हवाला का सिस्टम इस्तेमाल किया गया यहाँ से बाहर पैसा ले जाने के लिए। कुछ इसके अंदर अकाउंट्स शो भी कर दिए गए हैं, जितनी इन्वेस्टिगेशन हो सकी है। अभी कैम क्राउन एक कंपनी का नाम आया है, वहाँ से पैसे निकल के कहाँ जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, पुराने करैक्टर हैं उसमें, एक वाजिद शम्स साहब के साहबजादे हैं, उनको मिलियंस ऑफ पाउंड में पैसे गए हैं आगे। तो इवेंचुअली वो भी लिंक इस्टेब्लिश किया जाएगा, और उसमें ये रिकमेंड कर रही है JT में कि जो पाकिस्तान से बाहर के मामलात हैं उसको भी फर्दर प्रोब किया जाए, और ये सुराग लगाया जाए ये पैसे कहाँ गए हैं, यानी कि ये मामला अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। आखिर में ये मैं बता दूँ कि इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने 16 नैब रेफरेंसेस फाइल करने का कहा है। जो रिकमेंडेशन है JIT की, अभी तो ये हमें 3 में इतना अर्सा लग गया है, तो 16 में बस आप और हम सारे बड़े मसरूफ़ रहेंगे, और जो मेरे वकील भाई हैं उनको तो बड़ी अच्छी हमारी नस्लें भी इसमें से वकील जो हैं केस करते रहेंगे। अच्छा, इसमें जो इनके एक बड़े वकील हैं, चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं माशाल्लाह, अभी भी इनके वकील हैं फारूक जनाब, उनके नाम भी फेक अकाउंट निकल आए जी। उनके भी कोई प्रॉपर्टी उन्होंने ख़रीदी हुई है जो कि फैमिली ने इनकी ख़रीदी है, इनके वाइफ के नाम है, बेटे के नाम है, उसने फेक अकाउंट से पैसे रिसीव किए हैं, और उसके अलावा पैसे बाहर भी भेजे हैं, और DHA के 2 कराची के प्लॉट से। तो मामला काफ़ी इनके गंभीर लग रहा है इस वक्त जी। मुराद अली शाह के जो अकाउंट्स हैं, बेसिकली मुराद अली शाह का तो पूरा रोल इसके अंदर डिफाइन कर दिया गया है एज फाइनेंस मिनिस्टर और एज चीफ मिनिस्टर। उनका क्या रोल था, किस तरह गवर्नमेंट ऑफ सिंध, देखिए उनकी तरक्की ऐसी तो नहीं होनी थी, उस इसी बुनियाद पे जो तरक्की हुई है, उस पूरे किरदार की शील्ड जो है वो इसके अंदर उन्होंने दे दी। शहजाद अकबर और फवाद चौधरी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले फवाद चौधरी साहब ने आज जो फैसला सामने आया साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से उस पर बात की, लेकिन उसके बाद शहजाद अकबर जो हैं वो तमाम तफसीलात बयान कर रहे हैं। उमनी ग्रुप के हवाले से जो केस है उस पर तमाम तफसीलात उन्होंने बयान की। तमाम जो तफसीलात उस केस से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में एक अहम प्रेस ब्रीफिंग जो है वो अब भी जारी है। इसके साथ ही न्यूज़ एक्स्ट्रा का वक्त फ़िलहाल यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।